Hmm. Hmm. Okay, let's start. Draw, draw my board. Hmm. Okay. Hmm. अब सबसे पहले हेडिंग क्या थी? टैक्स फ्री परक्यूजिट्स इन ऑल केसेस, मतलब कितना वो टैक्स फ्री रहेगा। एक तो ये वाला ध्यान रखना कि टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट हिज रेजिडेंस। अगर अगर कोई टेलीफोन की वजह से प्रोवाइड की जाती है कि एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट हिज रेजिडेंस, तो वो क्या होती है? एग्जाम्प्ट होता है, मतलब इन ऑल एम्प्लॉयज। मतलब यही चीजें मोस्टली पूछी जाती है। तो टेलीफोन का आ जाता है टेलीफोन, फिर ट्रांसफर फैसिलिटी बाय एम्प्लॉय एंगेज इन कैरिंग ऑन आइदर फ्री ऑफ चार्ज और कंसेशनल रेट, ये नहीं होता। ओके, रेलवेज प्रिविलेज पासिस प्रिविलेज, ठीक है, ये भी नहीं होता बाय इंडियन एम्प्लॉय। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये केवल कर लेना। जब हमने पहले ही तीन, देखो तीन चैप्टर तीन जगह आ चुका अभी तक केवल। परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे आउटसाइड इंडिया? हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ आउटसाइड इंडिया वाले। बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए इंडिया। मतलब इस केस में ना, अगर तुम ये बनाओ ना, तो इसके अंदर ऐसे लिखना परक्विजिट्स आउटसाइड इंडिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट तो है ये वाला, और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे तीन पॉइंट बनाना कि तीनों अगर सेटिस्फाई होंगी तभी मिलेगी उसको। और इसमें रिफ्रेशमेंट अगर वर्किंग आवर्स के अंदर मिल रही है तो क्या वर्किंग आवर्स के अंदर तो वो सारी एग्जाम हो जाएगी एग्जाम। सब्सिडाइज लंच अगर उन्हें सच में इज अप टू 50 रुपीज, 50 रुपीज अगर तक उनका मिल रहा है तो वो 50 रुपीज तक का एग्जाम हो जाएगा। 50 रुपीज से ऊपर वाला सारा टैक्सेबल हो जाएगा अगर लंच उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, करवाया जा रहा है तो। Recreational club facilities, amount spent on by the employer on training of employees or amount paid for refresher including expense on boarding or lodging। देखो क्या लिख रखा है कि वाला अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज के लिए किया जाता है, वो सारा का सारा एग्जाम होता है। यहाँ ये वाला पॉइंट करके चलना है कि वाला, ये वाला लिख लेना है। अगर बाई चांस में अगर कर तो दूंगा, फिर भी एक बार इसको लिख के चलना, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज का। और अमाउंट पेड और प्रेशर मैनेजमेंट course including expenses on boarding or lodging, okay, some payable by an employer to RPF, call, okay, nothing important. Leave travel concession we'll discuss below, okay. Value of leave travel to high court judges are completely exempt। हाई कोर्ट से मतलब पूछते नहीं है, मतलब ये इतना बस फिर भी होना चाहिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को ना जो भी मोस्टली दिए जाते हैं वो सारे मोस्टली एग्जाम के केस में आ जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज ये भी अभी आगे आएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो उसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ये नीचे भी वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। ओके, नाउ स्टार्टिंग एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 10(5). दिस क्लोज exempts the leave travel concession received by employees from their employer for proceeding to any place in India। एक इसको करके चलना कि लीव ट्रैवल कंसेशन किसका है? एनी प्लेस इन इंडिया। ये वाला लिख के चलना अपने नोट्स में, ऐसे पॉइंट्स लिखना। एनी प्लेस इन इंडिया एक ये हो गया। आइदर ऑन लीव, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, मतलब कभी भी प्रोवाइड किया हो, टर्मिनेशन पे, रिटायरमेंट पे या फिर उसकी लीव पे। द बेनिफिट इज अवेलेबल आफ्टर, ठीक है, ठीक है। द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, मतलब किसी को प्रोवाइड किया सिटीजन या नॉन सिटीजन को। in respect of travel concession or assistant for himself or herself or his or her family, spouse, children। himself or herself मतलब उसके अगर वो मिस्टर मिसिज मतलब उसके लिए हो गया, और हिज और हर फैमिली मतलब स्पाउस उसकी आ गई, उसके चिल्ड्रंस आ गए। एंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर इंडिविजुअली होली और मेनली डिपेंडेंट। ये पहले तो देखो इसमें क्या है, मतलब कौन कौन कवर होगा इंडिविजुअल, मतलब इसके अंदर अगर इंडिविजुअल को की जा रही है वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, मतलब इंडियन हो चाहे मतलब सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो या चाहे ना हो, मतलब इंडिविजुअल का वो क्या लिख रखा है। एक तो कौन कवर होगा, एक को हिमसेल्फ खुद, एक कौन होगा मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन, ये तीनों तो कवर होंगे पक्का। तीन मतलब उसके स्पाउस और चिल्ड्रन मतलब खुद के होंगे, मतलब कहीं पड़ोसी के आसपास के वो नहीं होंगे उसके बच्चे, मतलब उसके रिलेटिव के भी। और क्या होंगे, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब उसी की अगर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर और एनी ऑफ देम, मतलब कोई भी अगर इनमें से अगर कोई डिपेंडेंट है उस पर,
मेनली या होली, अगर कोई भी मतलब मोस्टली डिपेंडेंट है उस पर, तो एग्जाम मतलब वो आ जाएगा, उनकी कंडीशन उसमें आ जाएगा कि अगर इनको भी प्रोवाइड की जाएगी तो भी एग्जाम्शन में हम क्लेम कर सकते हैं इस केस में। लिमिट ऑफ एग्जाम्शन टू अमाउंट, क्या लिख रखा है, एग्जाम्शन इन ऑल केसेस विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, एक्चुअल स्पेंड जितना होगा सब्जेक्ट टू रूल टू बी, मतलब जितनी कंडीशन होंगी रिगार्डिंग द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ जर्नी फॉर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, सीलिंग लिमिट होती है यहाँ पे, ये रहा। अंडर रूल बी एग्जाम्शन विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नी परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर commencing from year 1986 where such leave concession is not availed by individual during any block of 4 year. One such unavailed LTC will be carried forward to immediately succeeding block of 4 year calendar years, okay, and will be eligible for exemption, okay। अब देखो इसका क्या मतलब है कि देखो जब ये जो कैलेंडर ईयर का ना हमने ब्लॉक लेना है कि जो इसे लीव ट्रैवल कंसेशन की वो मिली जाएगी ना, जैसे अगर कोई मतलब वो मिलती है कहीं घूमने की इंडिया के अंदर, तो उसको वो 4 ईयर्स के अंदर, 4 कैलेंडर ईयर्स के अंदर मतलब वो 2 बार मतलब उसको प्रोवाइड की जा सकती है, 2 बार मतलब एग्जाम्शन मिल जाएगी उसे। अगर 2 बार से जैसे ऊपर मतलब 2 टाइम से जैसे एक्सीड करेगी वो होली टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबिलिटी अराइज मतलब होली टैक्सेबल हो जाएगा वो जितना भी होगा। और कैलेंडर ईयर पता ना कौन सा होता है कैलेंडर ईयर? जनवरी टू दिसंबर। हाँ, ये ध्यान रखना कि डेट वगैरह भी कौन सी दे रखे और कौन सा ब्लॉक आएगा। करंट ईयर का ब्लॉक कौन सा चल रहा है बताओ कोई? 2018 to 2021। करेक्ट, 2018 टू 2081 2021 तक का करंट ईयर चल रहा है, तो मतलब तो उसका पिछला ब्लॉक होगा 2014 टू 18 17, मतलब जो भी वो रिस्पेक्टिव आ जाएगा वो तो वहाँ तक दिसंबर तक आ जाएगा वो, 1 अप्रैल मतलब वहाँ से कंसीडर कर लिया जाएगा वो। और फिर क्या लिख रखा है अब इसमें देखो, एक क्या थी कि एक 4 कैलेंडर ईयर्स में उसको क्या है 2 मैक्सिमम जर्नी अलाउड हो जाएंगी मतलब उसकी एग्जाम्पशन में। अब आगे क्या लिख रखा है, अगर उसने अवेल नहीं की, मतलब अगर जो 2 जर्नी प्रोवाइड की जा रही है उसे, अगर उसने मान लो कोई अवेल नहीं की, तो उसके क्या लिख रखा है, नॉट अवेल्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग एनी ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर वन सच अवेल एलटीसी विल बी कैरी फॉरवर्ड टू इमीडिएटली सक्सीडिंग ब्लॉक, मतलब उसे नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ईयर में कंसीडर कर लिया जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर एक क्लेम कर सकता है अपनी, वो भी फर्स्ट नेक्स्ट के सक्सीडिंग ईयर बस उस ब्लॉक में खाली, और अब उसे आगे उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मतलब उससे 3 मैक्सिमम अलाउड हो जाएंगी उस केस में फिर। चलो एक ये हो गया, बस ये मतलब थोड़ा सा याद रखने का होता है कि उसे नंबर ऑफ कितनी होती है, करंट ब्लॉक याद रखना है, और उसे कितनी अलाउड पिछले साल वो एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी आगे। अब एग्जांपल देखते हैं, एनी एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एलटीसी फॉर द ब्लॉक 1821, he avails it during the 2019, he is allowed to carry forward maximum one such holiday to be used in succeeding block, therefore he will be eligible for exemption and 2 more journeys can be further availed, मतलब वो उसके क्या 3 क्लेम कर सकते हैं वो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर अपनी। हाँ, अब नीचे पढ़ते हैं मॉनेटरी लिमिट्स, वेयर जर्नी इज परफॉर्म्ड ऑन और आफ्टर 190, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी शैल बी एक्चुअली इंकर्ड ऑन ट्रैवल ऑफ सच सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब एक्चुअली जितना इंकर हुआ होगा और मतलब जितना उसे मतलब ये अमाउंट होगी। अब देखो लिमिट देखते हैं, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमिक फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, एक तो याद रखना कि क्या अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, कि एयर से अगर क्या जर्नी अगर एयर से परफॉर्म की जा रही है, एयर मतलब एरोप्लेन वगैरह उससे ही, तो उसका क्या लेंगे हम, एयर इकोनॉमिक फेयर लेंगे उसका हम उस केस में, और वो भी क्या शॉर्टेड रूट का लेंगे। अगर मान लो अगर एयर का आता है ना, तो नीचे तुम ये ऐसी लाइन लिखना, वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज द इकोनॉमिक फेयर एज पर द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब लिख दोगे ना लाइन, देखो ऐसे कितना बढ़िया सा लगता है कि मतलब इसको इतनी नॉलेज है मतलब प्रॉपर लाइन फॉर लिखने की। तो ये लिखना बस, इसमें अगर जैसे नोट्स, चलो नोट्स वाला तो बाद में बताएंगे, इकट्ठा में बता दूंगा चलो नोट्स का आज। एनी अदर मोड, अब क्या हो गया, अदर मोड में क्या कवर होगा, वेयर रेल सर्विसेज आर अवेलेबल, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल सर्विस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब मान लो अगर जो जर्नी अगर वो रेलवे के थ्रू प्रोवाइड अगर हो रही है, मतलब वहाँ जो वो जर्नी, तो उस केस में मैक्सिमम जो होती है वो फर्स्ट एसी मतलब बहुत मतलब हैवी अमाउंट की होती है, मतलब जो वो है मतलब रिच अमाउंट, मतलब जो हैवी एक्सपेंसिव होती है, तो उसके बिलो मतलब उससे ऊपर मतलब रेलवे में मतलब और इतनी कोई नहीं होती, या फिर लग्जरियस होगी वो तो फिर वो अलग ही केस बन गया उसका। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी फर्स्ट एसी का उसके ट्रेन का फेयर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उतना। तो इस केस में ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पशन अमाउंट बताई जा रही है, लिमिट हमें कितनी मिलेगी।
अगर उसे जितना मिला होगा और मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन वो चेक किया जाएगा आगे। और ये ध्यान रखना परक्विजिट्स क्या होता है, अमाउंट खर्चा करने के बाद उसे मिले, ना कि पहले मिल गया, पहले मिल गया तो वो अलाउंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ना कि परक्विजिट होगा फिर वो। ये हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग में, अलाउंस और परक्विजिट के केस में कि उसे अमाउंट कम मिली है। अब क्या लिख रखा है, वेयर रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल बट अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और ड्यूअल क्लास फेयर एज द केस में बी ऑन सच ट्रांसपोर्ट बाय द शॉर्टेस्ट, वही शॉर्टेस्ट रूट आ जाएगा। अब इस क्या लिख रखा है, फर्स्ट क्लास या फिर डीलक्स क्लास फेयर, मतलब जो भी मान लो अगर कोई बस होता है, मतलब मान बस के आगे बस या फिर टैक्सी वगैरह, मतलब कोई जो भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसके इसमें फर्स्ट क्लास या फिर डीलक्स फेयर, मतलब उसमें भी मान लो एसी बस का वही कह दिया कि मान लो अगर कोई एक बस में भी ट्रैवल कर रहा है तो एसी बस होगी, या कोई डीलक्स फेयर मतलब कोई अलग से कोई बस होगी, तो उसमें जो भी महंगी मतलब होगी वो एग्जामेशन हो जाएगी। और ये तो तुम्हें वो सीधा क्वेश्चन में दे रखा होगी फर्स्ट क्लास या डीलक्स बस की है। और क्या लिख रहा है, वेयर नो रिकॉग्नाइज पब्लिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं ऐसे कौन से बियड के जंगलों में अगर उसे भेज दिया है तो मतलब, तो उस केस में क्या होगा कि जहां तक मतलब ट्रेन मैक्सिमम जा रही होगी ना, तो वहां तक का फर्स्ट एसी का रेल फेयर देख लेंगे और वो उतना एग्जाम कर देंगे। मान लो अगर, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि जैसे उसे मतलब जर्नी मतलब उसने एक्चुअल तो रेल से मतलब की हो से ना की हो, लेकिन जहां तक वो रेल मैक्सिमम जा रही होगी वहां तक उसे हम वो कर देंगे उस केस में, मतलब मैक्सिमम जो अवेलेबल होगी वहां तक। तो अब आगे चलो, पूरा क्लियर है ना ये वाला, ये चार्ट, इसको अपन शॉर्ट नोट में बाद में बता देंगे कि कैसे बनाना है। हाँ वैसे भैया क्लियर क्लियर है। है ना? हाँ हम्म। ओके। अब लिखते हैं वेयर एग्जाम्पशन रेफर टू शैल नॉट बी अवेलेबल टू मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर दिस restrictive sub rules shall not apply in respect of children born or before in case of multiple births आफ्टर वन और वो चाइल्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मल्टीपल बर्थ होता है तो मतलब इसमें क्या कंसीडर किया जाता है कि जैसे ये जो 1/10/1990 ये डेट दे रखी है ना, तो इससे इस डेट से पहले मान लो कि जितने भी मतलब बर्थ हो रखे होंगे ना वो सारे अलाउड हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर मान लो इससे पहले अगर कोई पेरेंट के 3 या 4 मतलब अगर कोई चाइल्ड हो रखे हैं तो उन केस में वो सबके ले सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है कि इस केस में आगे, जब इस डेट के आगे, तो वो मैक्सिमम खाली 2 चिल्ड्रन की कर सकते हैं, वो 2 चिल्ड्रन की, मोर देन 2 की मतलब उससे मोर देन 2 की नहीं कर सकते सर्वाइविंग जो भी है, मतलब अगर कोई मान लो किसी की डेथ हो गई है तो उस केस में जो रिमेनिंग 2 होंगे एक तो वो कर देंगे। तो इस केस में अगर मल्टीपल बर्थ का एक वो केस होता है कि मान लो जैसे इस डेट के बाद अगर मान लो कोई मतलब जो भी इंडिविजुअल उसके मान लो जो बर्थ हुआ तो मान लो कोई ट्विंस वो ट्विंस या फिर मतलब मल्टीपल्स उनके वो हुए एक टाइम पे, तो मतलब उस केस में मान लो ट्विंस हो गए मान लो, तो ट्विंस केस में 2 हो गए पहले ही, तो इस केस में लिमिट कितने की होती है, 2 की। तो उस केस में वो 2 उन्होंने पहले कर लिया है, अगर वो जितनी मान लो उनके कोई और भी बर्थ हो जाता है तो उस केस में उनकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जो फर्स्ट 2 हो जाएंगे उनकी मतलब वो क्लेम कर लेंगे, मतलब 2 सर्वाइविंग की कर लेंगे उनकी वो। तो वही हो गया। फिर क्या कहते हैं, फिर अब आगे तो कि मतलब अब क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लो पहले एक बर्थ हुआ मतलब इस डेट के बाद, अगर मान लो देखो 1/10/1998 से पहले हुआ तो हमें कोई चेक ही नहीं करना कि जितने भी होंगे उन सबकी मिल जाएगी हमें, चाहे वो बड़ा हो जो मतलब कोई भी हो इस डेट से पहले तक की। मतलब इस केस में भी ना ऐसे अपना चार्ट टाइमलाइन बनाना है, एक छोटी सी ये डेट लिखना, इससे पहले एक लिखना कि जितने भी मल्टीपल डजंट मैटर हाउ मेनी बर्थ आर देयर। बट इस केस में आगे 2 फर्दर होते हैं, मल्टीपल बर्थ भी कैसे 2 बनाएंगे आप आगे। उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो पहले अगर एक सिंगल चाइल्ड हो गया, फर्स्ट सिंगल चाइल्ड है, उसके बाद अगर कोई मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट एक चिल्ड्रन हो गया उसके बाद अगर 2 हो रहे हैं, मतलब 2 या मतलब जो भी है, उस केस में तो वो सबकी मिल जाएगी उन केस में, क्योंकि अब कोई वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना उन चीज़ों को, उनके जो थिंग्स है मतलब उन चीज़ों को, वो तो नेचर बाय नेचर होती है। तो जो भी होंगे ना, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान था नहीं कि हम मतलब 2 और मतलब जो भी होंगे, तो उन केस में जितने भी होंगे ना फिर आगे मतलब, तो उन केस में दोनों की मिल जाएगी। लेकिन मान लो 2 भी हो गए उनके बाद भी अगर कोई किसी का एक और हो रहा है, मतलब जो भी अगर आगे भी हो रहा है, तो उस केस में फिर अब तब नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक तुम्हारे 2 हो चुके हैं, मतलब अब तुम्हारे उनके आगे नहीं क्लेम करने देंगे हम तुम्हारे मल्टीपल बर्थ के केस में। तो ये वाली थोड़ी सी अच्छी तरीके से करके जाना, मल्टीपल बर्थ का केस होता है तो वो इसी केस में मतलब थोड़ा सा वो फंसाते हैं, अगर एमसीक्यू वगैरह या फिर कहीं शॉर्ट फॉर्म मतलब सैलरी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो आ सकते हैं जैसे। अब जैसे इसका एक नीचे एग्जांपल करते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का एक अलग से सेशन रखूंगा मैं, एक इलस्ट्रेशन का सैलरी चैप्टर के लिए, तो सारी खत्म करेंगे। वो क्लियर है ना एलटीसी वाला पूरा, मल्टीपल बर्थ वाला, क्योंकि यहाँ वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मतलब वो आता है। हाँ भैया क्लियर है।
चलो एक मैं क्वेश्चन बनाते हैं इस केस में। बताना कितने की अलाउड होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 रिकॉर्डिंग और अमाउंट स्पेंट अमाउंट बताते थे सामने अमाउंट। पहले तो चलो वही बता दो कितनी अलाउड होगी, कितने सन के केस में, मतलब कितने मतलब उनके चिल्ड्रन के केस में वो अवेल कर सकते हैं वो। इसमें तीनों की अलाउ हो जाए। नहीं नहीं सॉरी, 4 इयर्स का ही बोला है। ये ऊपर ध्यान से वाली देखना। डेट जो हो रहा है, ऊपर वाली डेट से और नीचे वाली लाइन से। हाँ, कौन सी से ये कंफ्यूजन देखो हो तो, रहा है? मतलब अगर वो 1990 में पैदा हुआ है तो वो भी 9 साल में कैसे हो सकता है? अरे तुम लॉजिक लगाओ। हम अब ये सोच लो कि सारे रुको। ही मिल जाएंगे। अरे रुको एक सेकेंड, कहीं वैसे तुम ये वैसे कंफ्यूज हो तो रहे हो। प्रीवियस ईयर अभी 2021 की डिटेल्स है, मतलब ये यहाँ तक की डिटेल्स दे रखी हैं। अब वो है ना कि अगर वो 1990 में अगर उनका चाइल्ड हुआ है तो वो अभी 9 इयर्स का तो हो ही नहीं सकता ना, यही सोच रही हूँ। थोड़ा लॉजिक सेंस, थोड़े से लॉजिक लगा के देखो इस केस में। लॉजिक लगाओ। नहीं। बाकी वैसे जब भी अवेलेबल होगी दोनों के लिए। टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने अलाउड हो जाएंगे मेरे को बस ये बताओ। 3। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अपने आंसर बताओ कितने तक के वो अवेल कर सकते हैं। 3, ओके 3। 3। एक मिनट और फिर से देख लेती हूँ। तीनों की मिल जाएगी। तीनों की मिल जाएगी। हम्म। ओके बच्चे मैंने 6 दे रखे हैं, तुम 3 की बता रहे हो मेरे को। हाँ वही तो। अच्छा 6 बच्चे, अच्छा वो दो अलग है, वो दो अलग है। तो फिर भी तो सबकी एक मिल जाएगी। जो 1990 में बोर्न हुआ वो 9 साल का हो सकता है प्रीवियस ईयर 2021 तक। आप तो फिर तो सोच रही थे, तो फिर तो 6 की मिल जाएगी। तो वही कहा था लॉजिक लगा के देखो, अगर सारे प्रीवियस की मिलेगी। 2021 की है। सारे की 5 अब ध्यान से सोच के बताओ कितने की मिल जाएगी उन्हें। 5 हम्म? 6 की मिलेगी। एडमिशन मिल जाएगी। 6 5 पूरे ओके सारे कोई। 6 की 6 मिलेगी। 6 की 6 मिलेगी, सोच लो बीबी। वो जो लास्ट वाले हैं उनको वैसे भी तो 2 ही कंसीडर किया जाएगा, तो वो पूरे ही होंगे 3 के 3 ही। बर्थ लास्ट के में तो 2 कंसीडर किया जाएगा। दोनों फर्स्ट को अलाउ फर्स्ट में होते जो हैं। 2 डॉटर्स हैं। अच्छा 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 आप उनको एक दिन के ही बोले क्या? भैया ये ट्विंस नहीं है। थोड़ा तुम और ये लॉजिक बताओ मेरे को, फाइनल आंसर बताओ। अब मैं बस फाइनल ट्विंस आंसर ही बताना, होंगे फिर रीजनिंग मैं ऑब्वियसली। पूछूंगा 5 बाद में। 5 5 हाँ 5 5 होएगा क्योंकि उनको 5 एक 5 चाइल्ड वो होगा। करना होता है, एक चाइल्ड वो 5 करना हाँ, होता है। क्योंकि लास्ट की जो 2 डॉटर्स हैं वो आई थिंक ट्विन। हाँ वो तो ट्विंस ही है, तो वो उनको एक कंसीडर करना है ना। हाँ अच्छा ही 5 में। होएगा। हाँ ओए होए बच्चों को भी तुमने कम कर दिया। अरे बच्चे थोड़ा ना कम, बच्चे तो 2 होंगे। दोनों को मिल जाएगी एग्जाम्शन, बच्चों को एक थोड़ा करोगे, बच्चे एक कैसे कर दोगे तुम। मान लो अगर मैं मान लो 500 की अमाउंट, 500 की टिकट है, तो तुम कितने की दोगे? 500 की, 1000 की, बाकी की चलो तुमने बाकी की तो अलाउ कर दी। जो वो ऊपर 3 हुआ है और एक जो 9 ईयर्स का है उस केस में चलो तुमने सारी अमाउंट हो जाएगी। तो ये जो डॉटर्स है 2 4 ईयर्स की, उनके मान लो 500 की टिकट उनके लिए वो हुई थी चार्ज। तो उस केस में तुम क्या 500 की दोगे, 1000 की दोगे फिर? क्या ठीक समझ मान लो है। अगर, अरे रुको, जैसे मैं भैया कह बता रहे रहा हूँ खर्चा अगर, थोड़ी ना कम होगा। अरे रुको, टिकट जो प्राइस था वो मान लो जो मतलब उसे अमाउंट मिली थी वो 500 की थी। जब वो हाँ परक्यूटेड उसे मिलेगा तो मतलब जो एग्जाम्पशन क्लेम करेगा, अब वो क्या मतलब हाँ जैसे खर्चा तो इन दोनों पे किया होगा ना मान लो। और तुम क्या कह रहे हो, हाँ मतलब तुम इस केस में 500 की एग्जाम्पशन लोगे? नहीं तो क्योंकि अरे ये देखो, जो ये वाले केस सारे जो चिल्ड्रन है ना, यहाँ तक तो की तो सबकी मिल जाएगी, तुमने ये मान लिया चलो।
500 तक की। तुम्हें कंफ्यूजन है इनकी, इसकी जो 2 डॉटर्स हैं, इस केस में अब तुम कह रहे हो कि वो एक कंसीडर करोगे तुम उसे। अब एक कंसीडर करोगे तो नहीं मतलब क्या, होगा, दोनों की नहीं मिलेगी। दोनों की नहीं मिलेगी? कैसे? क्योंकि दो फर्स्ट दो की तो अलाउ होती है, हाँ और तो फर्स्ट फर्स्ट दो दो, हो जाएंगे। रुको, सन फर्स्ट हो कौन सा है? गया, एक 98 देखो में इस हो केस गया। में तो हमें कोई, इस केस में तो हमें लिमिट कोई चेक ही नहीं करनी, क्योंकि डेट से पहले 110 98 98 से पहले, इनके केस में तो सबकी मिल अक्टूबर जाएगी। थी। हाँ अब हमें भैया, यहाँ अब ये कि हाँ हाँ ये जो सबकी आपने मिल 2 जाएगी। डॉटर्स लिखा है, हाँ, हम इनको, आपने ट्विंस ही कंसीडर करने को आना कि एज सेम है, तो वो दोनों ट्विंस ही हुई फिर। तो ट्विंस हुई तो बच्चा एक थोड़ी ना होगा, बच्चे तो 2 हैं। हाँ तो जुड़े मिलेगी तो हुए थोड़ी ना, मिलेगी। अरे जुड़े मेरे हुए कहने थोड़ी का ना मतलब मान है रहे हो तुम। मिलेगी तो 6 की, लेकिन हम जो 2 हाँ, डॉटर्स है उनको एज ए कंसीडर तो 1 करेंगे ना, कि 2 ऐसे नहीं चाइल्ड की मिली है बोल, हमें। ऐसे नहीं बोलना होता। चलो वो कह सकते वो हैं कि 2 चाइल्ड की मिलेगी ऐसी, लेकिन जब क्वेश्चन में 2 डॉटर्स लिख रखे तो तुम बोलोगे तो 6 की, लेकिन तुम रीजनिंग दोगे कि हाँ, मल्टीपल बर्थ है, ऐसे बोलो। 2 2 ट्विंस की मत की। बोलो, 2 की, मल्टीपल बर्थ बोलो उस केस में, अगर तुम रीजनिंग दे रहे हो तो। मल्टीपल बर्थ का वे लिख रखा होता है, क्योंकि वहां पे भी हाँ देखो हाँ। जो ये नोट्स यहाँ पे क्या लिख रखा है, इतना मल्टीपल बर्थ, इन फिर भी केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड। मल्टीपल बर्थ के ऐसे बोलो, मल्टीपल बर्थ के केस में होगा फिर। 2 चाइल्ड में तो लो, क्योंकि 2 चाइल्ड मान लो 3 हो गए, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम 2 मतलब लोगे। नहीं, एक भी नहीं, तीन। भैया, हाँ जैसे अगर आपने 6000 का है कि मतलब एलटीसी मिला है बच्चों के लिए, तो उसको हम फिर करेक्ट, 6 से चलो। डिवाइड करेंगे या 5 से? 6 से करेंगे ना, कि 6 बच्चे हैं। 6 से। हाँ सबको, सबके लिए मिला है, एक्सपेंडिचर तो सबके लिए हुआ होगा ना। हाँ बस ये ठीक है, नंबर ऑफ होंगे हाँ ना जितने। हाँ, जितने एक बार नंबर तो तुम उससे करोगे कि सबके लिए अमाउंट कितनी है, रेलवे फेयर कितना है एवरेज। अगर तुम्हें कोई डिटेल एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं कर रखी कि मान लो जैसे, अगर मान लो कोई जो बड़ा चाइल्ड है उसकी कोई अलग अमाउंट चार्ज हो रही है तो उसकी कम हो रही है, तो वो डिटेल नहीं दे रखी, तो तुम तो फिर एवरेज मान के लोगे कि सबकी इक्वल इक्वल चार्ज हो रही होगी। तो अभी इस केस में देखो 4 इयर्स का है, तो मतलब क्या, अब ये मल्टीपल बर्थ का केस होगा, क्योंकि एक साइड 9 साल का है, मतलब इस केस में। तो वो 9 साल, मतलब जो मान लो 20 21 चल रहा था, वो बोर्न हुआ होगा 2010 11 के अंदर, मान लो कभी भी बोर्न हुआ होगा, वो एक हो गया। उस केस में एक चाइल्ड था तब तक का। उसके बाद 2 ट्विंस, मतलब डॉटर्स होगी 2 उसके बाद। तो ये मल्टीपल बर्थ का केस आ गया ना उस 11 केस में। साल का। हाँ, तो इस केस में मल्टीपल बर्थ बोलना कि मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड इज अलाउड इन केस ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। ये तभी मैंने कहा था, देखो इस केस में कंफ्यूजन हो जाती है। भैया इनकी एज चलो भी अब कंसीडर करनी मेरे पड़ेगी को बाद में। इस केस में नहीं करनी, तुम्हें मैं बोलना, वो बता रहा था कि अगर टिकट, क्योंकि अगर रेलवे के हम फेयर देखते हैं तो एडल्ट की मतलब थोड़ी ज्यादा चार्ज होती है ना। अगर मान लो जो 90 वाला हो रखा है, ये तो 2 चाइल्ड है, इनकी मान लो 18 ईयर्स की क्रॉस हो रखी है, तो इन केस में अभी ये क्या है, 18 ईयर्स की क्रॉस हो रखी है, तो इनका जो रेलवे फेयर है वो मैक्सिमम चार्ज होगा ना, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी थोड़ी कम अमाउंट होती है फेयर की। मैं बस वो बता रहा था कि अगर कोई डिटेल प्रोवाइड करके तो उस अकॉर्डिंग होगा, अगर नहीं करके तो एवरेज लेंगे हम। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो अब एक और बनाते हैं इसी केस में, चलो इसको तो रहने दो, एक और केस। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उस केस में तो हमने ऊपर देखना ही नहीं, चलो ऊपर वाले में तो सही हो गए। अब इस केस में बताओ कितने अलाउ करोगे तुम? 5। 5। 5? 5? हाँ, 5। ध्यान से सोच लेना। हाँ हाँ। करेक्ट, 5 की करेंगे, क्योंकि मल्टीपल वर्स पहले हो चुके हैं वो तो इकट्ठे, उसके बाद एज वो भी तो है थर्ड वाला। वैसे। वो बड़े हैं। हाँ वही, उसी अकॉर्डिंग, हाँ कि वो बड़े हैं। हम्म। और अगर कोई एक और केस, उसमें बस इतना ही बन जाएगा एक केस। ठीक है चलो। बस ये थोड़ी ध्यान रखना कि एज, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऊपर वाली वो डेट से पहले तो जितने मर्जी हो रखे उनकी सबकी मिल जाएगी। बाकी ना वो ऐसे एज का देंगे तुम्हें डाटा, एज के अकॉर्डिंग तुम ध्यान से देखना कि वो बोर्न कब हुए हैं। जो बड़ा हुआ होगा, अगर वो बड़े होने से पहले 2 हो चुके हैं, या फिर मल्टीपल बर्थ हो चुके पहले ही, तो वहाँ लिमिट थोड़ी ध्यान रखना कि उसके बाद नहीं मिलेगी उन्हें।
चलो ये हो गया LTC डन अपना। अब चलते हैं 7 मिनट्स है मेडिकल वाला हो जाएगा। चलो मेडिकल भी अब मेडिकल फैसिलिटीज करते हैं। अब इसमें क्या देखो ये थोड़ी ना उल्टी मतलब वो प्रोवाइड करते हैं। क्या लिख रखा है, विल नॉट अमाउंट टू परक्यूजिट, मतलब कब परक्यूजिट नहीं बनेगी। क्या वैल्यू ऑफ मेडिकल इन मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एन मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर उसमें जो एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी हॉस्पिटल मेंटेन कर रखा है तो वहाँ की सारी क्या होगी, मतलब कोई भी अमाउंट पर विजिट में नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर लिख रखा है विल नॉट अमाउंट टू पर विजिट। अगर वो जो हॉस्पिटल अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है तो उस केस में कोई वो नहीं मतलब चेक करेंगे हम, तो उस केस में मिल जाएगी। लेकिन मान लो अगर ये एम्प्लॉयर ने हॉस्पिटल है वो आउटसाइड मेंटेन कर रखा है, उस केस में क्या करोगे, आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर रखा है फिर तब भी मिल जाएगा। हो जाएगा। नहीं देंगे हो फिर। जाएगा। नहीं दोगे देंगे। मतलब दे दोगे मतलब नहीं देते, नहीं देते। क्या आपने आज क्वेश्चन ऐसा ही दिया था शायद। नहीं उस केस देंगे, में वो देखो, अलग था। उस देंगे, केस इसमें में तो मेंशन नहीं है अरे कि तो उस केस में देखो, उसमें केस में क्या होता है कि क्या लिख रखा है, अगर ट्रैवलिंग पे अगर जो खर्चा होगा वो देखो ये रहा पेशेंट का, और तो हम ये नीचे वाला पॉइंट भी चेक करेंगे कि वो 2 लाख उसकी GTI एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि क्या लिख रखा है, ट्रैवल देखो, ट्रैवल अब्रोड ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ फैमिली सच मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम उसके ट्रैवल के लिए करें तो अगर बाहर भेज रहे हैं तो एक तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर हम बाहर भेज रहे हैं। और अगर क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय मेंबर फैमिली आउटसाइड इंडिया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रखा है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना ऊपर वाले केस में, उस केस में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है वो देखो क्या लिख रखा है, एनी हॉस्पिटल, एनी हाँ। हॉस्पिटल। अब इस केस में अब देखो अगर कोई जजमेंट रूलिंग आ रखी हो तो उस अकॉर्डिंग वैसे तो उस अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर नहीं आ रखी तो कहीं भी मेंटेन कर वो सारा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रैवलिंग पे खर्च किया है, मतलब अगर कोई तुम्हें मतलब नॉर्मल बता रखा है कि इतना खर्चा हुआ है तो वो ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का अगर खुद का मेंटेन किया गया है तो उतना मतलब वो कॉस्ट नहीं बताएगा उस चीज की, मतलब कॉस्ट उस चीज की नहीं बताएगा, वो कॉस्ट जिसकी चीज की होगी ट्रैवलिंग पे एक्सपेंडिचर हुआ है। और ट्रैवलिंग पे हुआ होगा तो तुम उस केस में नीचे जाओगे, वो 2 लाख वाली मतलब कितनी अगर GTI, हाँ GTI एक्सीड करी है कि नहीं, वो क्वेश्चन था आज के MCQs में, यही वाला था। भैया उसमें ना मुझे समझ नहीं आता, आपने 1 लाख लिखा है कि 1,90,000 लिखा है। कितना भी हो वो तुम्हें GTI चेक करनी थी, वो तुम्हें GTI चेक करनी थी। GTI अगर एक्सीड कर रही है 2 लाख से तो वो बस पॉइंट वो था वहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं था। हाँ अगर GTI 2 लाख से एक्सीड कर रही है तो ठीक है ले लोगे, मतलब उसको ले लोगे, अगर नहीं और की तो नहीं लोगे, बस ये कंसीडर पॉइंट था। और आगे अब क्या लिख रखा है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और एम्प्लॉय बाय इन एनी हॉस्पिटल और क्या मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ओके बाय फॉर द पर्पस ऑफ क्या है, इस केस में क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या विल नॉट अमाउंट लिख रखा है ऊपर, ये ध्यान रखना विल नॉट अमाउंट है यहाँ पे। तो अगर कोई हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट ने मेंटेन करके है, मतलब कोई लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में ट्रीटमेंट किए तो उसको कोई वो नहीं बनेगा। और क्या लिख रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब डिसीज एलिमेंट्स, मतलब कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल या फिर कोई बता रखा है कि इस डिसीज के लिए इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा तो उस केस में भी नहीं बनेगा। लिख रखा है, इन हाउएवर इन ऑर्डर टू क्लेम दिस बेनिफिट एम्प्लॉय शैल अटैच विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम अ सर्टिफिकेट विद हॉस्पिटल स्पेसिफाइंग डिसीज और एलिमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट वाज रिक्वायर्ड एंड द रिसीट ऑफ अमाउंट पेड टू हॉस्पिटल। ये क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई दूसरी डिसीज हो रखे प्रिस्क्राइब तो उस केस में उसकी क्या है रिटर्न ROI के साथ रिटर्न ऑफ उसका सर्टिफिकेट अटैच होएगा, मतलब ट्रीटमेंट हम करेंगे कि उसे अटैच करना होगा। जब तुम ये कर लोगे ना इंटर, उसके बाद हमारे रिटर्न ऑफ इनकम भी प्रैक्टिस मतलब देखेंगे, मतलब कैसे वो उनके पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं अंदर। हाँ अब आगे लिख रखा है, द 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर कवर्ड बाय पेमेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वही ऊपर के 2 पॉइंट समरी दे दी इसमें छोटी सी। प्रीमियम पे टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, any premium paid by an employer in relation to employee to affect and insurance the health of employee, however any such scheme would be approved as central government। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रखा है, अगर कोई प्रीमियम पे किया क्या, स्कीम कौन सी स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बॉडी, अगर कोई कर रखा है तो उस केस में अगर कोई एम्प्लॉयर ने अगर कोई वो प्रीमियम पे किया या फिर कोई वो पे किया एम्प्लॉयर ने हेल्थ के लिए एम्प्लॉय की, तो उस केस में क्या वो परक्यूजिट नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना कि अप्रूव्ड होना चाहिए वो यहाँ पे बस, क्योंकि ऊपर लिख रखा है विल नॉट अमाउंट टू परक्यूजिट, ये सारे केस नहीं बनेंगे अगर ये अप्रूव्ड हो रखे होंगे तो। ऐसे मतलब वो थोड़ा सा ऐसे पढ़ना होता है इनको,
और आगे रीइंबर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टू इफेक्ट ऑन इंश्योरेंस हेल्थ एम्प्लॉय और हेल्थ फैमिली है, वो फैमिली हेल्थ के लिए अगर रीइंबर्समेंट होगी, या अब इस केस में क्या है, या तो उसने प्रीमियम खुद ही पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, प्रीमियम पेड बाय एन एम्प्लॉयर। अब सेकंड क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टू इफेक्ट, अब रीइंबर्समेंट की है इस केस में, मतलब पहले एम्प्लॉय ने किया फिर बाद में एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो ये ध्यान रखना। सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय एन, प्रीमियम क्या लिख रखा है देखो, एनी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय ऑन हिज हेल्थ, ठीक है, एनी इम्प्रूव, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने उसको रीइंबर्समेंट कर दिया, अगर पहले एम्प्लॉय ने पे कर दिया उसके बाद रीइंबर्स हो गया, तो उस केस में भी अगर कोई वो अप्रूव्ड होनी चाहिए पहले, तो क्या अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इस केस में ये ध्यान रखना कि तुमने अगर चैप्टर 80D मतलब वो चैप्टर 6 से मतलब डिडक्शन वाला पढ़ा हो, तो वहाँ पे 80D के अंदर भी मिल जाती है उसे, अगर वो कोई अपनी ट्रीटमेंट मेडिकल अगर वो खुद प्रीमियम पे कर रहा है उस केस में, सेक्शन 80D जब तुम करोगे ना, यहाँ पे लिंक करना उसे कि देखो वो यहाँ पे मतलब अबाउट प्रोवाइड होती है। और जैसे हम ऑडिट भी करते हैं तो यहाँ पे जो अगर एम्प्लॉयज होते हैं वो ये अटैच करते हैं सेक्शन 80D की अपनी रिपोर्ट होती है उन्हें उनकी, उसमें लिख रखा होता है कि दिस इज अप्रूव्ड, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से होती है तो वहाँ लिख रखा होता है कि दिस इज अप्रूव्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। और लास्ट में जल्दी से करते हैं, अमाउंट पेड टू एक्सपेंडिचर आउटसाइड इंडिया, अगर कोई एक्सपेंडिचर आउटसाइड इंडिया के लिए हुआ है तो उस केस में क्या आएगा, क्या एम्प्लॉयर ने कोई सम पे किया होगा एम्प्लॉयर उसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो कहाँ क्या के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और एम्प्लॉय खुद के लिए या फिर मेंबर ऑफ फैमिली के लिए, कहाँ आउटसाइड इंडिया, ट्रैवल के लिए, स्टे अब्रोड, ठीक है, ट्रैवल एंड ऑफ वन अटेंडेंट, मतलब उसके साथ कोई एक और जा सकता है अटेंडेंट, दो नहीं जा सकते, कोई बारात नहीं जा रही वहाँ पे। ठीक है, तो ये परक्विजिट नहीं बनेगा सबसे पहली बात, तो ऊपर लिख रखा विल नॉट अमाउंट टू, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल और स्टे अब्रोड और कोई उसका अटेंडेंट के साथ एक का, तो उस केस में नहीं बनेगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन बता दी, क्या अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ए पॉइंट है उस केस में क्या है कि जो, या फिर स्टे अब्रोड, ये वाले 2 पॉइंट है, फर्स्ट ये वाले 2, उस केस में क्या है, ये नीचे इसकी ये कंडीशन आएगी, क्या वो उतना ही अलाउ होगा जितना आरबीआई से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कि जितना आरबीआई ने वो प्रोवाइड कर रखा है कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा उतना एक्सटेंड तक। और जो सी वाला है तो उस केस में क्या होगा, ट्रैवलिंग मतलब ये ऊपर ट्रैवलिंग और दोनों का, उस केस में क्या होगा, अगर उसकी जीटीआई क्या बिफोर इंक्लूडिंग सच एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने से पहले अगर 2 लाख एक्सीड कर रही है, मतलब ध्यान रखना जीटीआई, वहाँ पे तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लोगे सैलरी के अंदर, ये ध्यान रखना, सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद देखना, मेरा आज क्वेश्चन में यही पॉइंट था, अगर 2 लाख से एक्सीड कर रही है तो लोगे, अगर नहीं करी तो नहीं लोगे। जो मेरे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या 2 लाख 40 बन रही है ग्रोस सैलरी, माइनस करने के बाद बन रही है 1 लाख 90।